नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके देखो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हम बुक रीडिंग कर रहे हैं हरिराम पटेल जी द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का, जो कि सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व वीडियो में मेरे द्वारा 5 पार्ट इस वीडियो के प्रसारित किए जा चुके हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो फिर आप चैनल का विजिट करके उन वीडियो को पहले देख लीजिएगा और उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सीरीज का यह 6वां पार्ट। पुराने जो पार्ट थे उसमें हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। ये जो विषय सूची आपको दिखाया गया है उसमें ये जो क्रमांक 1 है, यहाँ से लेकर क्रमांक ये जो है क्रमांक 15 तक, जिसमें नदी अपवाह तंत्र में ये सभी और ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात जो कि पार्ट 5वें में कवर किया गया है और यह इस सीरीज का 6ठा वीडियो होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध परियोजनाएं एनीकट, छत्तीसगढ़ में जलवायु, छत्तीसगढ़ में सिंचाई और साथ ही साथ हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और हो सके तो मत्स्य पालन को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल ही लंबा बनेगा। तो और उम्मीद है आपको वीडियो मेरे द्वारा जो प्रसारित किए जा रहे हैं वो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये हैं चैप्टर 16, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बांध परियोजनाएं और एनीकट। देखते हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति। तो यहाँ पर दिया गया है परियोजना का नाम, आधार, किस आधार पे हम लोग देखेंगे और सन 2000 राज्य गठन के समय जो स्थिति थी और मार्च 2021 के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति हैं उसे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो परियोजना है बृहद परियोजनाएं जो कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ऐसे 3 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय थी और अब वर्तमान में 8 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 4 जो है निर्माणाधीन हैं। मध्यम परियोजनाओं की बात करें तो फिर जो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक जिनका फैलाव है और 2000 में राज्य गठन के समय 29 ऐसी परियोजनाएं थी। वर्तमान में 37 परियोजनाएं हैं, जिसमें 1 निर्माणाधीन है। लघु परियोजनाओं की बात करें जिसका क्षेत्रफल होता है 2000 हेक्टेयर से कम, 1945 परियोजनाएं थी। वर्तमान में 2477 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 333 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। वहीं स्टॉप डैम या एनीकट की बात करें तो इनका आधार नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के समय भी इनका जो है यहाँ पर डाटा नहीं है। 806 परियोजनाएं वर्तमान में, अर्थात मार्च 2021 तक 806 परियोजनाएं थी, जिसमें से 161 निर्माणाधीन है। नलकूप परियोजनाएं ये आधार नहीं दिया गया है, गठन के समय भी नहीं दिया गया है। मार्च 2021 की स्थिति में 30 परियोजनाएं थी, 1 निर्माणाधीन। छत्तीसगढ़ की जो बृहद परियोजनाएं हैं 8, उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं, परियोजना का नाम है तांदुला परियोजना। 1913 में इसका स्थापना हुआ। जिला बालोद में स्थित है, तांदुला नदी पर। खारंग जलाशय या संजय गांधी जलाशय जो कि 1920 से 1931 के मध्य इसका निर्माण हुआ और बिलासपुर में स्थित हैं। यह खारंग नदी पर हैं। मनियारी जलाशय या राजीव गांधी जलाशय की बात करें तो 1924 से 1930 के मध्य इसके स्थापना हुआ। जिला मुंगेली में स्थित है, मनियारी नदी पर। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की बात करें तो 1967 से 2011 के मध्य
इसका निर्माण हुआ कोरबा जिला में ये स्थित हैं हसदेव नदी पर। सीकासार परियोजना 1955 में निर्मित हुआ, गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर स्थित हैं। जोक व्यपवर्तन परियोजना जो कि 1975 से 1995 के बीच निर्मित हुआ, महासमुंद जिले में जोंक नदी पर स्थित है। वीर नारायण सिंह या कोडार परियोजना 1976 से 95 के बीच यह निर्मित हुआ, महासमुंद जिले में कोडार नदी पर स्थित हैं। जबकि महानदी परियोजना की बात करें तो 1978 से 1979 के बीच इसका स्थापना हुआ, धमतरी जिले में महानदी पर स्थित हैं। वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो आप थोड़ा स्लो करके इसको देख सकते हैं। निर्माणाधीन बृहद परियोजनाओं की बात करें तो ये हैं 4, जिसमें पहला है सोंढूर जलाशय, धमतरी जिले में सोंढूर नदी पर स्थित है। अरपा भैंसाजार परियोजना बिलासपुर जिले में अरपा नदी पर स्थित है। केलो परियोजना रायगढ़ जिले में केलो नदी पर स्थित है। समोदा निजदा परियोजना रायपुर जिले में महानदी पर स्थित है। अब विस्तार से देखेंगे। प्रथम है महानदी परियोजना, जिसका निर्माण हुआ 1980 में। सॉरी, थोड़ा खांसी है, एडजस्ट करिएगा। यह जो महानदी परियोजना है 1980 में निर्मित हुआ, प्रदेश की दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसकी कुल सिंचाई क्षमता 2.76 लाख हेक्टेयर है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें हैं रुद्री बैराज, जिसका निर्माण 1912 से 15 के बीच हुआ। माडूम सिल्ली जो 1923 में निर्मित हुआ। दूधवा जलाशय 1965 में निर्मित हुआ और गंगरेल बांध 1978 से 1979 के बीच इसका निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं महानदी परियोजनाएं के अंतर्गत एक एक करके देखेंगे हम लोग। रुद्री पिकअप वियर को देखते हैं तो स्थान है धमतरी में स्थित है। स्थापना हुआ 1912 से 15 के बीच। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीनतम बांध है। नदी की बात करें तो फिर महानदी में निर्मित है। वर्ष 1912 में रुद्री नहर का निर्माण हुआ था। विशेष की बात करें तो फिर आंशिक रूप से इस बांध पर वर्ष 1990 में 0.2 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की गई थी, जो वर्तमान में अभी बंद है। छत्तीसगढ़ की यह प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। 1993 में रुद्री बैराज ने रुद्री पिकअप वियर का स्थान ले लिया। आगे देखते हैं माडूम सिल्ली या मुरुम सिल्ली जलाशय। इसका उपनाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय है। स्थान धमतरी में 1923 में निर्मित हुआ। नदी है सिरियारी नदी पर। निर्माण करता है माडूम सिल्ली एल्फिस्टन द्वितीय के कार्यकाल में। इनके निर्माणकर्ता थे मैडम सिल्ली एल्फिस्टन द्वितीय के यह कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ। विशेष हैं यह एशिया का पहला साइफन बांध है। इसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। अगला है दूधवा जलाशय। स्थान है कांकेर दूधवा ग्राम के समीप। 1962-65 में इसकी स्थापना हुई। नदी है महानदी। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित यह प्रथम बांध है। वहीं देखते हैं गंगरेल बांध, तो इसका उपनाम है रविशंकर जलाशय। धमतरी में स्थित है। 1978-79 में इसका निर्माण हुआ। नदी है महानदी। जल विद्युत की बात करें तो फिर 10 मेगावाट, जिसमें ढाई मेगावाट के 4 विद्युत परियोजनाएं 2004 से जल विद्युत परियोजना संचालित हैं। लंबाई की बात करें तो फिर 1380 मीटर। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। विशेष है यह महानदी परियोजना का प्रमुख बांध है। अगला है हसदेव बांगो बांध, तो स्थान है कोरबा में। एतमानगर दर्री उपनाम है इसका। मेनी माता परियोजना प्रारंभ हुआ 1967 में, जबकि अंतिम निर्माण की बात करें तो फिर 2011 में पूर्ण हुआ। प्रकृति की बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। नदी है महानदी में। ऊंचाई है इसका 87 मीटर। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। सिंचाई क्षमता की बात करें तो फिर 4,20,580 हेक्टेयर।
खरीफ फसल जिसमें खरीफ फसल हैं 2,47,400 हेक्टेयर और रबी फसल हैं 1,37,180 हेक्टेयर। लाभान्वित जिलों की बात करें तो फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिले इससे लाभान्वित होते हैं, जबकि 919 ग्राम इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। वहीं जल विद्युत की परियोजना की बात करें तो फिर 1994 से संचालित जल विद्युत परियोजना है। वर्तमान में संचालित छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना यही है। और क्षमता की बात करें तो फिर 40 मेगावाट, जिसमें 40 मेगावाट के 3 यूनिट स्थापित हैं, अर्थात कुल 120 मेगावाट। यह राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी हैं। विशेष हैं बालको, एनटीपीसी कोरबा नगर निगम को यहीं से जल पूर्ति होती हैं। महानदी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो विश्व बैंक की सहायता से निर्मित महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना सन 1979-80 में की गई हैं। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें पहला है सीकासार परियोजना, पैरी नदी पर स्थित है, 1995 में स्थापना हुआ, गरियाबंद में स्थित है और विद्युत उत्पादन 7 मेगावाट, जिसमें 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट सन 2006 से जल विद्युत परियोजना यहाँ पर संचालित हैं। सोंढूर परियोजना की बात करें तो फिर सोंढूर नदी पर स्थित हैं, 1979 में स्थापित हुआ और स्थान है मेचका ग्राम, सिहावा नगरी, धमतरी में। यह सीता नदी अभ्यारण्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं एक बार फिर से महानदी कॉम्प्लेक्स। ये दिया है कि विश्व बैंक की सहायता से निर्मित महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना सन 1979-80 में की गई। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें सीकासार परियोजना पैरी नदी पर 1995 में इसका स्थापना हुआ, गरियाबंद जिले में स्थित हैं। विद्युत उत्पादन की बात करें तो 7 मेगावाट, जिसमें 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट यहाँ पर स्थापित हैं। 2006 से जल विद्युत परियोजना यहाँ पर संचालित हैं। वहीं बात करें अगर सोंढूर परियोजना की तो सोंढूर नदी पर स्थित है, 1979 में स्थापना हुआ, ग्राम मेचका, नगरी सिहावा, धमतरी में। यह सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। कोडार परियोजना की बात करें तो फिर इसका उपनाम है वीर नारायण सिंह परियोजना, 1976 से 1995 के बीच इसका स्थापना हुआ। नदी है कोडार नदी पर महासमुंद जिले में, जो कि 16.7 हज़ार हेक्टेयर में ये इसकी सिंचाई क्षमता है। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। स्रोत हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, पेज क्रमांक 14। दिया है कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित 99 पर महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश के 3 योजनाओं जिसको सम्मिलित किया गया है, जिसमें केलो बृहस्पत सिंचाई परियोजना रायगढ़ में, खारंग सिंचाई परियोजना बिलासपुर में और मनियारी सिंचाई परियोजना मुंगेली जिले के अंतर्गत आते हैं। इनको सम्मिलित किया गया है, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता है 42,625 हेक्टेयर। अब एक एक करके इनको देखते हैं। केलो परियोजना, जिसका उपनाम है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, नदी है केलो नदी में, स्थान है दनौट रायगढ़ में, लाभान्वित जिले हैं रायगढ़ एवं शक्ति चंद्रपुर में और ग्राम है 175 ग्राम इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 22,810 हेक्टेयर जो इसकी सिंचाई क्षमता है। खूंटा घाट जलाशय की बात करें तो फिर उपनाम है संजय गांधी जलाशय, 1920 से 31 के बीच इसका स्थापना हुआ। खारंग नदी पर स्थित है, जो कि अरपा की सहायक नदी हैं, जो रतनपुर और बिलासपुर के आसपास प्रवाहित होती हैं। सिंचाई क्षमता की बात करें तो फिर 8,300 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। वहीं खुड़िया परियोजना की बात करें तो फिर इसका उपनाम है राजीव गांधी परियोजना, 1924 से 30 के बीच इसका स्थापना हुआ। मनियारी नदी पर स्थित है मुंगेली जिले में, 11,515 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। अब देखते हैं बोधघाट परियोजना। तो बोधघाट परियोजना जो कि बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है, इंद्रावती नदी पर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर लाभान्वित जिले हैं। सिंचाई क्षमता की बात करें तो फिर
3,66,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। खरीफ में 1,71,075 हेक्टेयर, जबकि रबी में 1,31,075 हेक्टेयर लाभान्वित क्षेत्र आते हैं। लाभान्वित ग्रामों की बात करें तो फिर कुल हैं 359 ग्राम, जिसमें दंतेवाड़ा के 51 ग्राम, बीजापुर के 218 ग्राम और सुकमा के 90 ग्राम लाभान्वित होते हैं। विद्युत उत्पादन की बात करें तो फिर 300 मेगावाट विद्युत उत्पादित होता है, जबकि पूर्व में इसका निर्धारण किया गया था 500 मेगावाट। विशेष की बात करें तो फिर परियोजना के निर्माण से 28 गांव पूर्ण रूप से एवं 14 ग्राम आंशिक रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे। 1975 से 1979 में तत्कालीन मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के बीच इंद्रावती जल बंटवारे के तहत इस परियोजना को हरी झंडी मिली थी, किंतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के बाद पर्यावरण संरक्षण से पुनः अनुमति 1985 में मिल पाई। और बता दूं कि यह परियोजना अभी भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य विवादास्पद परियोजना है। अगला देख लेते हैं भैंसाझार परियोजना। तो स्थान है ग्राम भैंसाझार में कोटा के समीप अरपा नदी में स्थित है। 102 ग्राम बिलासपुर जिले के इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें कोटा, बिल्हा और तखतपुर विकासखंड आते हैं। सिंचाई क्षमता की बात करें तो फिर 25,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है और उपलब्धि दिया है कि जून 2021 तक लगभग 12,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हो चुका है। अब देखते हैं तांदुला परियोजना बालोद की। तो 1913 में इसका स्थापना हुआ है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना थी जो कि तांदुला नदी पर निर्मित है और 0.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इससे जो है सिंचाई क्षमता है इसकी। तांदुला कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। तो दिया है तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत गोंदली जलाशय 1956 में यह निर्मित हुआ, जो कि जुआरी नदी पर स्थित है। तांदुला की सहायक नदी है यह। खरखरा जलाशय 1967 में इसका स्थापना हुआ खरखरा नदी पर, जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है। तांदुला परियोजना 1913 में स्थापित हुआ और तांदुला नदी पर स्थित है। यह प्रदेश की प्रथम परियोजना है। मोगरा बैराज को देखते हैं तो शिवनाथ नदी पर यह स्थित है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में। राजनांदगांव दिया है कि घुमरिया नाला बैराज राजनांदगांव में ये जो कि छुरिया जोसिन ग्राम के समीप घुमरिया नदी में स्थित है। अन्य परियोजना है राजनांदगांव की धारा, रूसे, मरिया मोती आदि। वहीं खैरागढ़ छुई खदान गंडई की परियोजना की बात करें तो फिर एक सूखा नाला बैराज है डोंगरगांव में बहुमनी कोरी ग्राम के समीप सूखा नदी में स्थित है। और अन्य परियोजना है यहाँ की धारा, रूसे, मरिया मोती, पिपरिया और सुरही। ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई की परियोजनाएं हैं। वहीं कबीरधाम की परियोजनाओं की बात करें तो फिर क्षीरपानी परियोजना, सुतिया पाट परियोजना, बिहार खार परियोजना, कर्रा नाला परियोजना एवं सरोदा परियोजना यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अब देखते हैं महानदी पर निर्मित औद्योगिक बैराज। तो एक है समोदा बैराज रायपुर में, शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा में, मिरौनी बैराज सक्ती में, साराडी बैराज सक्ती में और कैलमा बैराज भी सक्ती में। नोट दिया गया है कि नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। अब प्रमुख बांध परियोजनाओं के उपनाम देख लेते हैं। तो केलो परियोजना जो कि केलो नदी पर स्थित है, 2009 से 2020 के बीच यह परियोजना बनी। इसका नामकरण स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर हुआ है। यह रायगढ़ जिले में स्थित है। खुड़िया बांध की बात करें तो फिर मनियारी नदी पर स्थित है। 1924 से 30 के बीच यह निर्मित हुआ। राजीव गांधी परियोजना इनका उपनाम है, मुंगेली जिले में स्थित है। खूटाघाट बांध की बात करें तो फिर खारंग नदी पर स्थित है। 1920 से 31 के बीच इसका निर्माण हुआ। संजय गांधी परियोजना के नाम से यह जाना जाता है, बिलासपुर जिले में स्थित है। कोडार बांध
की बात करें तो कुडार नदी में स्थित हैं, 1976 से 95 के बीच निर्मित हुआ और शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। महासमुंद जिले में स्थित है। गंगरेल बांध की बात करें तो महानदी में स्थित है, 1979 में यह निर्मित हुआ। रविशंकर जलाशय के नाम से यह जाना जाता है। धमतरी जिले में स्थित हैं। हसदेव बांगो परियोजना की बात करें तो फिर यह हसदेव नदी में स्थित है, 1967 में स्थापित हुआ। मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है और कोरबा जिले में स्थित है। वहीं माडूम सिल्ली जलाशय की बात करें तो सिलियारी नदी में स्थित है, 1923 में इसका निर्माण हुआ। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। धमतरी जिले में स्थित है। अब देखते हैं मिशन अमृत योजना, जिसे अटल शहरी नवीकरण एवं परिवर्तन मिशन के नाम से जाना जाता है। अवधि है इसका 2015 से 2020 तक, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ के शहर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 नगर जो पालिक निगमों में यह मिशन लागू की गई हैं, जिसमें कौन कौन से नगर निगम हैं। बिलासपुर में जलापूर्ति होगी खारंग जलाशय से, राजनांदगांव में खरखरा जलाशय से, जगदलपुर में कुम्भरा वंड एनीकट इंद्रावती नदी से, अंबिकापुर में घुनघुट्टा जलाशय से और इसके अलावा दुर्ग, भिलाई, कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में भी इसी योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति की जाएगी। आयाकट विकास दिया गया है, जिसका उद्देश्य है बेहतर भूजल प्रबंधन हेतु बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत विकास हेतु यह आयाकट विकास जो परियोजना है वह लाया गया है। संख्या दिया गया है यहाँ पर वर्तमान में 2 आयाकट जो संचालित हैं, जिसमें महानदी आयाकट और हसदेव आयाकट। अन्य परियोजनाएं एनीकट बैराज यहाँ पर दिया गया है तो है खपरी परियोजना, जो कि दुर्ग जिले में स्थित है, 1908 में निर्माण हुआ। नदी का नाम नहीं है। 4261 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होता है। पेंड्रा वन बांध की बात करें तो रायपुर जिले में स्थित है, 1909 में स्थापित हुआ, जो कि कोल्हान नाला में स्थित है। रोगदा जलाशय की बात करें तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। स्थापना नहीं दिया गया है, नदी का नाम भी नहीं दिया गया है। मयाना परलकोट परियोजना की बात करें तो फिर कांकेर जिले में स्थित है। स्थापना नदी का नाम नहीं है। गोंदली जलाशय बालोद जिले में स्थित है, 1906 में इसका निर्माण हुआ। जुहार या जुआरी नदी पर यह स्थित है। घुघुआ जलाशय की बात करें तो फिर रायपुर जिले में स्थित है, 1967 में इसका निर्माण हुआ। नदी का नाम नहीं है। खरखरा जलाशय परियोजना जो कि बालोद जिले में स्थित है, स्थापना वर्ष नहीं है। खरखरा नदी से संबंधित है। अगला है चूहियापाड़ जलाशय सरगुजा जिले में 1972 में निर्मित हुआ। नदी नहीं है। किनकारी नाला की बात करें तो सारंगढ़ जिले में स्थित है, 1982 में निर्माण हुआ। किनकारी नाला जैसे संबंधित है। पुटका नाला की बात करें तो फिर सारंगढ़ जिले में 1982 में पुटका नाला पर स्थित है। घुनघुट्टा जलाशय सरगुजा जिले में 2000 में निर्माण हुआ। घुनघुट्टा जलाशय में इसका निर्माण हुआ है। गोबरी या गेज रिजर्वर की बात करें तो फिर कोरिया जिले में स्थित है, सन 2000 में इसका निर्माण हुआ और नदी नाले नहीं हैं, अर्थात ये वर्षा के जल से जो है वर्षा के जल को संग्रहित करके इस जलाशय का निर्माण किया गया है। तो कोसार टेड़ा जो है वो बस्तर ज़िले में है, स्थापना नहीं है। कोसार टेड़ा जो नदी है या फिर नाला है उससे यह जल प्राप्त करता है। बोध घाट परियोजना की बात करें तो फिर दंतेवाड़ा में स्थित है। स्थापना अभी तक चल ही रहा है, इंद्रावती नदी पर संचालित हैं। घोंघा परियोजना की बात करें तो फिर बिलासपुर में स्थित हैं। स्थापना वर्ष नहीं दिया है। यह घोंघा नदी, ये नदी या नाला समझिएगा, नदी नहीं है तो फिर वो नाला है।
रामावतार जलाशय की बात करें तो फिर बिलासपुर ज़िले में, स्थापना वर्ष नहीं है और संबंधित नदी भी नहीं है। झुमका परियोजना की बात करें तो फिर यह कोरिया ज़िले में स्थित हैं और खेरखेट्टा जलाशय पखांजूर कांकेर में स्थित हैं। मथोली नदी पर कुंवरपुर परियोजना सरगुजा ज़िले में स्थित हैं। जोंक बेलार परियोजना बलौदाबाजार ज़िले में जोंक नदी पर स्थित हैं और 5,567 हेक्टेयर जो क्षेत्र हैं वह इससे सिंचित होते हैं। जोंक परियोजना महासमुंद जिले में जोंक नदी पर स्थित हैं। 12.87 हजार हेक्टेयर इससे सिंचित होता है। कुम्हारी बांध की बात करें तो रायपुर जिले में बंजारी नाला में स्थित हैं। कलमा बांध शक्ति जिले में महानदी पर स्थित हैं। महान परियोजना सूरजपुर जिले में महान नदी पर स्थित हैं। ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ के परियोजना एवं बांध देख लेते हैं। यहाँ है सूरजपुर ज़िला, तो जो सूरजपुर ज़िले में इससे आप खुद ही अध्ययन करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 15 दिनों में यह जो बुक है उसे कंप्लीट करना। तो अगर इस प्रकार से आप हेल्प करेंगे तभी कंप्लीट हो पाएगा। जैसे सूरजपुर ज़िला देख लेते हैं, झुमका परियोजना, गेज परियोजना, गोबरी परियोजना, ये जो ज़िले में दिया गया है उनसे संबंधित आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए मैं छोटा कर देता हूँ। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद ही अध्ययन करने का प्रयास करें। अगला चैप्टर आ जाता है छत्तीसगढ़ में जलवायु, चैप्टर नंबर 17। इसे देखते हैं। जलवायु किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश का औसत मौसम होता है जो एक लंबे समय से बना रहता है। दूसरे शब्दों में किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो वह उस क्षेत्र का जलवायु कहलाता है। वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, तापमान आदि जलवायु के मुख्य घटक हैं। दिया है कि जलवायु मौसम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन से होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें देख लेते हैं, दिया गया है। समुद्र सतह से ऊंचाई एवं निकटता, महासागरीय धाराएं, जलखंड एवं स्थलखंड से चलने वाली हवाएं, अक्षांशीय विस्तार, विकिरण की मात्रा एवं तापमान, सापेक्षिक एवं विशिष्ट आर्द्रता, प्रदेश में स्थित उच्चावच पर्वत पठार, कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा से दूरी, पर्वत श्रेणी, मिट्टी एवं वनस्पति, सापेक्षिक स्थिति और वायुदाब एवं हवाओं की दिशा इत्यादि से यहाँ की जलवायु प्रभावित होती हैं। अब छत्तीसगढ़ की जलवायु की विशेषताएं देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसूनी है, अर्थात वर्षा मुख्यतः मानसून पर ही निर्भर होता है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती हैं, जो कि दिया है। मकर रेखा एवं कर्क रेखा के मध्य की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर होता है, जबकि औसत दिया है 1200 मिलीमीटर या फिर 129 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ की भू आविष्ठित राज्य, छत्तीसगढ़ जो है भू आविष्ठित राज्य एवं समुद्र तल से पर्याप्त दूरी में होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण और आर्द्र होती हैं तथा शुष्क उपार्द्र हैं, जिसका प्रमुख कारण कर्क रेखा से निकटता है, किंतु भू आवेष्टित होने के कारण महाद्वीपीय भी हैं, अर्थात उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। ड्राइंग के माध्यम से दिखाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। अब पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ में ऋतुएं। तो छत्तीसगढ़ में ऋतुएं देख सकते हैं।
संपूर्ण भारत की ऋतुओं को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, किंतु छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु आते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु 16 फरवरी से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 अक्टूबर तक और शीत ऋतु 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। अब एक एक करके देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु समर सीजन अवधि है 16 फरवरी से 15 जून तक। सर्वाधिक गर्म माह होता है मई में। मई के उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। दिया है प्रदेश के ऊंचे भागों पर लू का प्रकोप नहीं होता है। सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो फिर चांपा है। सर्वाधिक औसत तापमान की बात करें तो फिर रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा जिले के कुछ भाग में जो कि सर्वाधिक औसत तापमान होता है। वायुदाब की बात करें तो फिर इस अवधि में प्रदेश में न्यूनतम वायुदाब होता है। वर्षा ऋतु रेनी सीजन की बात करें तो फिर अवधि होता है 16 जून से 15 अक्टूबर तक। मानसून प्रवेश होता है 10 जून से 15 जून के मध्य में। औसत वर्षा की बात करें तो प्रदेश की औसत वर्षा का 90% वर्षा इसी अवधि में होता है। शेष 10% जो है अन्य 8 महीनों में होती है। मानसून शाखा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती हैं, जो भारत की विशेष संरचना के कारण 2 भागों में विभाजित होती हैं, जिसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी से तथा दूसरी अरब सागर की खाड़ी से होकर जाती हैं। दिया है कि उपरोक्त दोनों शाखाओं से छत्तीसगढ़ को वर्षा की प्राप्ति होती है, किंतु बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से 90% तथा अरब की खाड़ी सागर से शाखा से 10% होती हैं। अर्थात छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा की प्राप्ति बंगाल की खाड़ी से होती है। देखिए ड्राइंग के माध्यम से दिखाया गया है। वर्षा के स्रोत की बात करें तो फिर प्रमुख स्रोत मानसून है। प्रदेश में 90% वर्षा इसी ऋतु में होती हैं। प्रकार की बात करें तो फिर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती हैं। और औसत वर्षा की बात करें तो फिर 1300 से 1325 mm औसत दिया गया है। 1200 mm या फिर 129.2 सेंटीमीटर। 1200 से 1500 mm जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 1300 से 1600 मिलीमीटर तक होती हैं। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो फिर अबूझमाड़ की पहाड़ी में 187 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हैं। और रायगढ़ बेसिन में भी बहुत वर्षा होती हैं। जसपुर के पूर्वी भाग में भी सर्वाधिक वर्षा होती हैं। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला की बात करें तो फिर सबसे ज़्यादा बीजापुर में और उसके बाद नारायणपुर में, ये कृषि विभाग के अनुसार दिया गया है। जबकि अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है वो नारायणपुर जिले के अंतर्गत आती है। न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला है कवर्धा। वृष्टि छाया प्रदेश की बात करें तो फिर मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग जो कि कबीरधाम क्षेत्र है वह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आर्द्रता की बात करें तो इस अवधि में सर्वाधिक आर्द्रता होती है। आर्द्रता अर्थात जो उमस होता है उसी को आर्द्रता कहा जाता है। विशेष दिया गया है प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान है। अब छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण देख लेते हैं। अधिकतम वर्षा 1500 मिलीमीटर से अधिक देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र जसपुर पाट, ऊपरी ईब नदी घाटी, चंवर ढाल, उत्तर रायगढ़ बेसिन, दंडकारण्य, अबूझमाड़ क्षेत्र में। अधिक वर्षा की बात करें तो फिर 1400 से 1500 mm तक की वर्षा पश्चिम जसपुर क्षेत्र, हसदेव नदी घाटी, उत्तरी दंडकारण्य क्षेत्र और रायपुर में होती हैं। मध्यम वर्षा की बात करें जो कि 1300 से 1400 मिलीमीटर के बीच होती हैं। उत्तर कोरिया, उत्तरी सरगुजा, पश्चिमी रायगढ़, दक्षिण महासमुंद, गरियाबंद, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, धमतरी, दक्षिणी हसदेव का पूर्वी भाग में और दक्षिणी अरपा घाटी में
मध्यम वर्षा होती है। वहीं न्यूनतम वर्षा की बात करें जिसमें 1300 mm से कम वर्षा आते हैं, तो फिर उत्तर पूर्वी बघेलखंड, मैकल श्रेणी जो कि कवर्धा और पश्चिमी राजनांदगांव में फैला हुआ है, और मध्यवर्ती महानदी बेसिन इस भाग में शिवनाथ पार का मैदान, महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र इत्यादि आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र की बात करें तो फिर कवर्धा और पश्चिमी राजनांदगांव इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ में खैरागढ़ छुई खदान, गंडई और लोरमी का पठार न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब देखते हैं शीत ऋतु, विंटर सीजन जिसका अवधि होता है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी, और पश्चिमी गर्ज से शीतकालीन वर्षा यहाँ पर होती हैं। सर्वाधिक ठंडा स्थान की बात करें तो फिर जिसका न्यूनतम औसत तापमान होता है अंबिकापुर और जसपुर क्षेत्र, जो कि औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकतम औसत तापमान रायगढ़ जिले में होती हैं, और सर्वाधिक ठंडा माह दिसंबर होता है। वायु दाब की बात करें तो फिर इस अवधि में प्रदेश में अधिकतम वायु दाब होता है। औसत तापमान की बात करें तो फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड औसत अधिकतम तापमान होता है, और 12.5 सेंटीग्रेड औसत न्यूनतम तापमान होता है शीत ऋतु में। अब इसको आप पॉइंट नोट करिएगा, जो कि सर्वाधिक ठंडा स्थान अंबिकापुर है, जबकि औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र जसपुर है, और अधिकतम औसत तापमान जो कि रायगढ़ में आता है। सर्वाधिक ठंडा माह दिसंबर में। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण यहाँ पर दिया गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अध्ययन कर सकते हैं। देखिएगा, अब आ जाते हैं तापमान में। दिया है तापमान। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती हैं, जिसके कारण यह प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिणाम स्वरूप वर्ष भर तापमान जो है अधिक होता है। ग्रीष्म काल में औसतन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक तथा शीतकाल में 15 से 20 सेंटीग्रेड तक होता है। ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान 45 से 48 सेंटीग्रेड तक चांपा में होता है, जबकि शीतकाल में न्यूनतम तापमान मैनपाट क्षेत्र में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्यतः मई महीने में अधिकतम तापमान होता है, और न्यूनतम औसत तापमान दिसंबर महीने में रहता है। छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो फिर 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। छत्तीसगढ़ का ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और छत्तीसगढ़ का शीत ऋतु में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दिया है कि औसत तापमान छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग जसपुर क्षेत्र में अक्षांश रेखा और ऊंचाई के कारण तापमान औसत रूप से कम रहता है, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र है जसपुर। अब देख लेते हैं, दिया है वार्षिक ताप कटिबंध। छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। छत्तीसगढ़ के तापक्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 ताप कटिबंधों में विभक्त किया गया है, जिसमें उच्च ताप कटिबंध 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, जिसमें प्रदेश के मध्य पूर्व क्षेत्र जैसे रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा आते हैं। वहीं मध्य ताप कटिबंध की बात करें तो फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पूर्वी बघेलखंड प्रदेश, हसदो बेसिन,
दक्षिण जसपुर के पठारी प्रदेश और बस्तर क्षेत्र आते हैं। निम्न ताप कटिबंध की बात करें तो फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक महानदी बेसिन क्षेत्र, महानदी घाटी का शिवनाथ नदी पार का मैदान और बिलासपुर का मैदान, मैकल श्रेणी क्षेत्र, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, इसके साथ साथ खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दुर्ग, रायपुर, उच्च भूमि, महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र और हसदो बेसिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश राज्य जो कि निम्न ताप कटिबंध के अंतर्गत ही आते हैं। और बात करते हैं निम्नतम ताप कटिबंध, निम्नतम तापमान क्षेत्र की, तो फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जहां पर पड़ता है अंबिकापुर, मैनपाट और जसपुर नगर का क्षेत्र, जो कि लगभग पठारी क्षेत्र हैं सभी, वो निम्नतम तापमान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव की बात करें तो फिर उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु, छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश होता है 10 जून से 15 जून के मध्य। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर, मैनपाट क्षेत्र, सरगुजा। सबसे गर्म स्थान चांपा, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। अब नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र जो हैं उसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की शीतकालीन वर्षा होती हैं पश्चिमी गर्तों से। छत्तीसगढ़ की अधिकांश मानसूनी वर्षा होती हैं बंगाल की खाड़ी शाखा से। छत्तीसगढ़ में कम वर्षा होती है मैकल रेंज जो कि कबीरधाम, कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 mm है। छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति से प्रभावित होता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये पूर्व की परीक्षा में ये देखिए ये पूछे जा चुके हैं। अब देख लेते हैं ताप कटिबंध के अनुसार ये दिया गया है। ये निम्नतम ताप कटिबंध ये जसपुर वाला क्षेत्र है, वहीं ये एमसीबी, सूरजपुर और बलरामपुर जो ज़िले हैं वो मध्यम ताप कटिबंध में आते हैं और उसी प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, महानदी शिवनाथ नदी के आसपास के क्षेत्र वे निम्न ताप कटिबंध के अंतर्गत आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। अरे बस्तर का क्षेत्र दिया है मध्यम ताप कटिबंध के अंतर्गत। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था, चैप्टर नंबर 18। छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। स्रोत हैं छत्तीसगढ़ की का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेज क्रमांक 114 के अनुसार कुल सिंचाई 13,28,000 हेक्टेयर में। वर्तमान स्थिति की बात करें तो फिर मार्च 21 की स्थिति में ये राज्य गठन के समय दिया गया है। राज्य गठन के समय 13.28 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल था वहाँ पर सिंचाई होता था, जबकि वर्तमान में 21.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होता है। वृद्धि हुआ है 8.06 लाख हेक्टेयर में। अच्छा, ये स्थिति मार्च 2021 के अनुसार बताया जा रहा है। कुल सिंचाई सृजित क्षमता की बात करें मार्च 21 की स्थिति में तो क्षेत्रफल 21.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिशत जो कि कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 38.45%। वृद्धि हुआ है राज्य गठन से अब तक कुल 8.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेज क्रमांक 96 के अनुसार सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों, नहरों के माध्यम से सिंचित हैं एवं नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत 29% हैं। लक्ष्य की बात करें
तो वर्ष 2028 तक राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% लगभग 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई में से जो 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हैं इसमें सतही जल सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेष दिया गया है प्रदेश के लगभग 55% कास्त भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के द्विफसली फसल लेना संभव नहीं है। प्रदेश में जल स्थिति दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सतही जल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सतही जल की मात्रा 48,296 मीट्रिक घन मीटर। उपयोग में लाया गया जल की बात करें तो फिर 41,720 मीट्रिक घन मीटर, जो कि 86% लगभग हैं। भारत की सतही जल का छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 3.2% यहाँ पर सतही जल पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय जल केंद्रीय भूजल स्रोत के अनुसार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय जल की मात्रा की बात करें तो फिर 11,630 मीट्रिक घन मीटर दिया गया है। उपयोग में लाया गया जल है 44% लगभग। भारत के भूगर्भीय जल का छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिशत 3.17%। सतही जल अर्थात सतह के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो जल पाया जाता है वो है भूगर्भीय जल, अर्थात पृथ्वी के नीचे जो जल पाया जाता है उसके बारे में कहा जा रहा है। अब दिया गया है भूजल की दृष्टि से प्रदेश के 146 विकास खंड की स्थिति, तो देख लेते हैं। सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत 110 विकास खंड आते हैं। आंशिक संकट पूर्ण श्रेणी में 27 विकास खंड और संकट पूर्ण श्रेणी में 9 विकास खंड आते हैं। प्रदेश में सिंचाई की स्थिति दी गई है 28 जिलों के अनुसार है यह, जो कि 30 जून 2021 की स्थिति में दिया गया है। यह है मध्य कुल सिंचित क्षेत्रफल, सर्वाधिक सिंचित जिला, न्यूनतम सिंचित जिला। देखते हैं सिंचित जिला की बात करें तो कुल सिंचित जिला है 15,98,954 हेक्टेयर, जिसमें सर्वाधिक सिंचित जिला है कोरबा 2,44,312 हेक्टेयर और न्यूनतम है दंतेवाड़ा 189 हेक्टेयर। सिंचाई का प्रतिशत की बात करें तो फिर यह है कुल सिंचित क्षेत्रफल 35%, सर्वाधिक कोरबा जो कि 93% सिंचित क्षेत्र है, जबकि दंतेवाड़ा 0% दिया गया है, अर्थात न्यूनतम सबसे कम सिंचित जिला है दंतेवाड़ा। द्विफसली सिंचित क्षेत्र की बात करें तो फिर 30 जून 2021 की स्थिति में दिया गया है। मद है द्विफसली सिंचित क्षेत्र, जिसमें 5,41,790 हेक्टेयर हैं। सर्वाधिक सिंचित जिला की बात करें तो बेमेतरा इसके अंतर्गत आता है 1,08,336 हेक्टेयर। न्यूनतम सिंचित जिला की बात करें तो फिर दंतेवाड़ा और नारायणपुर 0% ये सिंचित जिले हैं। कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 30 जून 2021 की स्थिति में सिंचित क्षेत्रफल दिया गया है 21,40,744 हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित जिला कोरबा 2,44,312 हेक्टेयर, दंतेवाड़ा 189 हेक्टेयर। सिंचाई के प्रतिशत की बात करें तो फिर 38.45% हैं और कोरबा जो कि सर्वाधिक सिंचित जिला है, जिसमें सर्वाधिक 84% भाग सिंचित हैं, जबकि दंतेवाड़ा में 0%। अब देखते हैं सिंचाई स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र एवं प्रतिशत हेक्टेयर में 2020-21 के अनुसार दिया गया है। तो क्षेत्रफल है नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 9,10,869 हेक्टेयर हैं, जबकि नलकूप सहित की बात करें तो फिर
6,47,961 हेक्टेयर हैं। तालाब के द्वारा 26,074 हैं। कुएं के द्वारा 14,050 हैं और तीनों को मिलाकर 15,98,954 हेक्टेयर में जो कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र यहाँ पर आता है। प्रतिशत में दिया गया है नहरों के माध्यम से 56.96%, नलकूप के माध्यम से 40.52%, तालाब के माध्यम से 1.63% और कुएं के माध्यम से 0.87% सिंचित क्षेत्र होता है। योग होता है 100%। परीक्षार्थी विशेष ध्यान दे दिया गया है। नोट: नहर शुद्ध सिंचित प्रतिशत दिया गया है 56.96%, जबकि कुल सिंचित यहाँ पर शुद्ध सिंचित प्रतिशत दिया गया है 56.96%, जबकि कुल सिंचित प्रतिशत है 52%। नलकूप के माध्यम से शुद्ध सिंचित प्रतिशत है 40.52% और कुल सिंचित प्रतिशत है 29%। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई की न्यूनतम सुविधा, तो वो है दंतेवाड़ा ज़िले में। सिंचाई सुविधा से आशय उस ज़िले से हैं उस ज़िले में जो स्थित नलकूप, तालाब, कुआं, नहरें, एनीकट, बैराज से हैं। सुनिश्चित सिंचाई स्रोत के अंतर्गत नहर, जलाशय और नलकूप शामिल हैं। लघुत्तम सिंचाई स्रोत के अंतर्गत केवल तालाब को शामिल किया जाता है। कवर्धा में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है। सिंचाई संबंधित अद्यतन प्रश्न, तो विभिन्न प्रश्न दिए गए हैं सिंचाई से संबंधित। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसे आप यह जो बुक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इस बुक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसे हम लोग एक अलग से वीडियो में, एक ही वीडियो के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे। तो इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है चैप्टर 19 छत्तीसगढ़ में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन। देखते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि। सामान्य परिचय: प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। राज्य की लगभग 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित हैं। राज्य का अधिकतम जनभार कृषि पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अधिकतम कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। यहाँ की कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः मानसून पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में खरीफ व रबी दोनों फसलें उगाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहा जाता है, जिसका कारण जो है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है। सांख्यिकी परिचय की बात करें तो फिर प्रदेश में नवंबर 2021 तक 700 कृषक क्लब कार्यरत थे। राज्य में अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी हैं। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी की बात करें तो फिर ये जगदलपुर जो कि बस्तर में है वो आता है। कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में स्थित है। राज्य की प्रमुख फसलों की बात करें तो फिर मुख्य खाद्यान्न फसल हैं धान, और ये सर्वाधिक उत्पादन धान का होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान ही बोया जाता है। मुख्य दलहन फसल की बात करें तो फिर सर्वाधिक उत्पादन होता है चना का और सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह चना ही बोया जाता है। मुख्य तिलहन फसल हैं सोयाबीन और सर्वाधिक क्षेत्रफल में सोयाबीन का ही यहाँ पर खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ में राजकीय अनुसंधान केंद्रों की बात करते हैं तो कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में स्थित है। काजू अनुसंधान केंद्र भी बस्तर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर में स्थित है।
दिया है कि लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना 1903 में हुई थी। यह प्रदेश का सबसे पुराना रिसर्च केंद्र है। समयांतराल में इसे कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में बदल दिया गया है। चाय संवर्धन की बात करें तो फिर जसपुर में होता है। टोमेटो रिसर्च सेंटर मैनपाट में है, किंतु टमाटर राजधानी लुडेंग जसपुर को कहा जाता है। कोसा संबंधित जिले की बात करें तो फिर रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर, बिलासपुर और शक्ति ये कोसा संबंधित जिले हैं। तथ्यात्मक परिचय यहाँ पर दिया गया है कि 2007-8 छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। 2010 में प्रथम किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना राजनांदगांव मंडी में किया गया है। 2012-13 में राज्य में पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। 2014-15 में छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना प्रारंभ किया गया है। 2014-15 में ही छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य ब्याज पर कृषि ऋण दिया जा रहा है। देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान महत्वपूर्ण रहा, जो निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है। तो यह तालिका देख लेंगे। दिया गया है भागीदारी लाख में, तो 2015-16 में 19,78,955 इसका भागीदारी था। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दिया गया है, उसे देख रहे हैं हम लोग। 15-16 में 19,78,955, 16-17 में 24,54,184, 17 में फिर घटकर 19,94,483, फिर 18-19 में 22,79,945, 19-20 में 23,09,033, 20-21 में 24,88,163 और 2021-22 में 25,86,429। वृद्धि की बात करें तो फिर 15-16 में इसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी -3.27। और 16-17 की बात करें तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। 16-17 में 24.01% की वृद्धि यहाँ पर हुई, जबकि 17-18 में ऋण 18.73%, यहाँ पर भी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 18-19 में 14.31 की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 19-20 में 1.28% की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 20-21 में 7.67% की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई और 21-22 में 3.91% की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। हिस्से की बात करें तो फिर 15-16 में हिस्सा दिया गया है 10.99%, 10.99%, 12.61% है 16-17 में, 17-18 में 9.97% और 10.21% दिया गया 18-19 में, 19-20 में 9.88%, 20-21 में 10.78% और 21-22 में 10.09% का हिस्सा ये जो सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान था। नोट दिया गया है कि 15-16 व 17-18 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक रूप में प्राप्त हुआ था। वर्ष 16-17 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि जो सर्वाधिक था 24.01% रहा। वर्ष 17-18, 19-20 और 21-20 में विगत वर्ष की तुलना में हिस्सेदारी घटी है। कृषि कर्मण पुरस्कार देख लेते हैं, तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आधार कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा रिकॉर्डवार उत्पादन के लिए राशि 5 करोड़ रुपए, पूर्व में यह 2 करोड़ था, बढ़कर 5 करोड़ रुपए हो गया है। देख लेते हैं कब कब हमारे छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो
वर्ष 2010-11 में धान हेतु मिला, 12-13 में धान हेतु मिला, 13-14 में भी धान हेतु मिला, जबकि 14-15 में दलहन हेतु मिला और 16-17 में खाद्यान्न हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। नोट दिया है, खाद्यान्न हेतु वर्ष 16-17 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ को 2017 में उद्यानिकी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। नोट है, कृषि क्षेत्र जिसमें कृषि, फसल, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी शामिल होते हैं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, फसल, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी और साथ में खनन एवं उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कृषि क्षेत्र में अगर खनन और उत्खनन को जोड़ दिया जाए तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित हैं। सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र, जिसमें ये पहले सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार। अब जो सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र है उसे देखेंगे। सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय है अंबिकापुर में, लगभग 20.86% है और औसत वार्षिक वर्षा 1241.5 मिलीमीटर यहाँ पर होता है। मुख्य फसल है बागवानी फसलें। क्षेत्र है सरगुजा संभाग। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करें तो मुख्यालय है रायपुर में और जो कुल फसल का 50% जो भाग छत्तीसगढ़ के मैदान में ही उत्पन्न होता है। औसत वार्षिक वर्षा 1225.1 मिलीमीटर। मुख्य फसल हैं धान। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के साथ साथ ये चरामा और भानु प्रतापपुर भी छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं। वही बात करें बस्तर के पठार की तो मुख्यालय है जगदलपुर में और कुल जो कृषि का 28.62% भाग यह कवर करता है। औसत वार्षिक वर्षा 1521 मिलीमीटर। यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है कांकेर, नरहरपुर, अंतागढ़ और पखांजूर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नोट है कि कांकेर जिले के कुछ भागों को कृषि जलवायु की विशेषता के आधार पर छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल किया जाता है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु छत्तीसगढ़ का मैदान है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु है बस्तर का पठार। नक्शे के माध्यम से अभी जो पढ़े हैं उसी को दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या है 28, कृषि सूचना केंद्रों की संख्या है 360 और कृषि यंत्र सेवा केंद्र दिया गया है 2805। अब भारत में फसल वर्गीकरण देख लेंगे, ये भारत से संबंधित है। मौसम के आधार पर खरीफ, रबी, जायद और खाद्यान्न फसल और उपयोग के आधार पर दलहन, तिलहन और नगदी फसल। जबकि अब जलवायु के आधार पर हम लोग वर्गीकरण देखेंगे तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। जो जलवायु के आधार पर खरीफ फसल की अवधि होता है 15 जून से 15 अक्टूबर तक। ऐसा करते हैं पहले हम लोग, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। खरीफ फसल की अवधि होती है 15 जून से 15 अक्टूबर तक। रबी फसल की 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। जायद फसल की बात करें तो फिर 15 फरवरी से 15 जून तक। खरीफ फसल, यह फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोकर शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है, जबकि रबी फसल को शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। जबकि जायद फसल की बात करें तो यह फसल ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोकर वर्षा ऋतु
के प्रारंभ में काटी जाती हैं। अब देखते हैं रबी फसल को फिर से। तो इस फसल का उत्पादन पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होता है, जिसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। वहीं रबी फसल की बात करें तो यह फसल जो है पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर होती हैं, किंतु पानी की आवश्यकता कम होती है। अर्थात कम पानी की जिनको आवश्यकता होती हैं वही फसलों को रबी फसल में उगाया जाता है। जायद फसलों की बात करें तो फिर इन फसलों में सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। जो जायद फसल होते हैं सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता होती हैं। अब दिया गया है खरीफ फसल के तहत 75% भाग धान की खेती की जाती हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत 75% भाग पर धान की खेती की जाती हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में रबी के तहत धान की फसल कम ली जाती हैं। जायद फसल के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं और ये अधिकतर जो है नदी के किनारे ही उगाए जाते हैं और जो कि हमेशा गीला क्षेत्र होता है। बात करें राज्य में खरीफ फसल के तहत 46.22 लाख हेक्टेयर फसल जो बोई जाती हैं, जबकि रबी फसलों के अंतर्गत राज्य में 10.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बोया जाता है, जबकि जायद का यहाँ पर वर्णन नहीं है। अब देख लेते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत खाद्यान्न फसलें आती हैं, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का और रागी इत्यादि खाद्यान्न फसलें आती हैं। दलहनी फसलों की बात करें तो फिर मूंग, उड़द, अरहर और खेसरी ये प्रमुख दलहन फसलें हैं। तिलहन फसलों में सोयाबीन, तिलहन, ये जो तिल हैं, मूंगफली और राम तिल, ये तिलहन फसलें हैं जो खरीफ फसल के अंतर्गत बोई जाती हैं। वहीं वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो फिर कपास, जूट और गन्ना जो प्रमुख वाणिज्यिक खरीफ फसल हैं। रबी फसलों को देखते हैं तो खाद्यान्न फसलों में गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न फसल है रबी में, जबकि दलहन फसल चना, मटर और तिवड़ा है। तिलहन फसलों की बात करें तो फिर सरसों, अलसी, तोरिया और सूरजमुखी रबी की प्रमुख तिलहन फसल हैं। जायद फसलें हैं तरबूज, खरबूज और ककड़ी। अब उपयोग के आधार पर देख लेते हैं। दिया गया है उपयोग के आधार पर खाद्यान्न फसल दिया हुआ है धान, खरीफ के अंतर्गत आता है धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का और ये खाद्यान्न फसल है। रबी में गेहूं और जौ। दलहन के अंतर्गत देख लेते हैं खरीफ और रबी। तो खरीफ में उड़द, मूंग, अरहर और खेसरी है। रबी में चना, मटर और तिवड़ा है। तिलहन फसल आते हैं ये खरीफ और रबी। खरीफ के अंतर्गत तिलहन, राम तिल, सोयाबीन, मूंगफली। रबी के अंतर्गत सरसों, तोरिया, सूरजमुखी और अलसी। वहीं वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो फिर खरीफ में जूट, कपास और गन्ना वाणिज्यिक फसल है। रबी में तरबूज, खरबूज और ककड़ी ये वाणिज्यिक फसलें हैं। नोट दिया गया है रबी और खरीफ फसल के बीच अल्प मौसम का नाम जो है जायद है। कृषि साख दिया गया है अल्पकालीन ऋण 15 माह से कम अवधि के जो ऋण होते हैं अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं। मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष तक के जो ऋण हैं अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं। दीर्घकालीन ऋण की बात करें तो 5 वर्ष से अधिक जो है दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत आते हैं। नोट दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2018-19 में अल्पकालीन ऋण माफ़ किया गया है। वर्तमान में कृषि ऋण माफ़ी से 17,24,000 किसान लाभान्वित हुए। सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत 13.46 लाख कृषकों का 5,260.50 करोड़ ऋण माफ़ किया गया है। अब है GI टैग। तो प्रमुख GI टैग छत्तीसगढ़ के कुल 7 उत्पादों को GI टैग ये बुक के छपने तक का दिया गया है।
तो मैं इसी को बताऊंगा। हस्तशिल्प उत्पाद हैं और कृषि उत्पाद। हस्तशिल्प उत्पाद में बस्तर ढोकरा, बस्तर ढोकरा का लोगो, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट और चांपा सिल्क साड़ी और कपड़े, ये हस्तशिल्प उत्पाद हैं। कृषि उत्पाद में जीरा फूल, ये जो जीरा फूल ये चावल की एक किस्म है, 2019 में इसको जीआई टैग मिला है। और नगरी दुबराज, ये भी चावल की एक किस्म है, 2021 में इसको जीआई टैग मिला है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगले चैप्टर में अर्थात जो वीडियो का 7वां भाग आएगा उसमें हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। और अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।